हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी में रिस्पिरेशन से रिलेटेड है। आज का वीडियो जो है वो मैंने रिस्पिरेशन में एन इंट्रोडक्शन के तौर पे बनाया है ताकि आपको एक आइडिया मिले इस पूरे प्रोसेस का कि किस स्टेप्स में होता है, कितनी स्टेप्स इनमें इन्वॉल्व होती हैं, रिस्पिरेशन का बैकग्राउंड क्या है, हमें उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और उसका रिजल्ट क्या होता है, ताकि आपका एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट बना रहे, एक पिक्चर आपके दिमाग में रहे और फिर उसको हम फर्दर स्टेप वाइज स्टेप पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, रिस्पिरेशन का बैकग्राउंड जो है वो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। आपको पता है कि डाइजेशन के बाद ही रिस्पिरेशन का प्रोसेस आता है। जो हमारा रिस्पिरेशन सिस्टम है या रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसका काम क्या होता है, वो किस लिए हमारी बॉडी में है। पहली चीज़ तो यहाँ पे कंफ्यूजन मैं ये दूर कर दूँ, जिन बच्चों को ये लगता है कि जैसे हमने सांस लिया तो ये हमारा जो है वो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, इसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं, ये रिस्पिरेटरी सिस्टम का जस्ट एक पार्ट होता है, ये कंप्लीट रिस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, इसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं। सांस लेना और सांस छोड़ना इसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं और ये रिस्पिरेटरी सिस्टम का जस्ट अ पार्ट है। रिस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है या रिस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, अगर मोटे तौर पे हम समझें तो रिस्पिरेशन का मतलब ये होता है टू गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। जो खाना हमने खाया है उससे हमें एनर्जी कैसे हमें मिले, इसी को हम बोलते हैं रिस्पिरेशन। खाना खाया है तो खाना खाने से एनर्जी मिलने के बीच की जो प्रोसेस होती है उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। आपको पता है, ऐसा नहीं है कि हमने रोटी लिया और उससे हमको एनर्जी मिल गई। हमने अगर रोटी खाई है, कुछ भी खाया, रोटी, दाल, चावल, चिकन, मटन, कुछ भी हमने खाया है, तो वो पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू उसका ब्रेकडाउन होता है, वो अपनी बेसिक यूनिट में वो फूड मटेरियल टूटता है और वो जो उसकी बेसिक यूनिट या मोनोमर जिनको बोलते हैं, उससे हम फिर फर्दर रिस्पिरेशन की प्रोसेस में ला करके उससे एनर्जी हम वहां से निकालते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज अब हमारे पास ये आती है कि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की जरूरत क्यों है। आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, कुछ हमारी वॉलेंट्री होती हैं, कुछ इनवॉलेंट्री होती हैं। वॉलेंट्री का मतलब जिनको हम अपनी मर्जी से करते हैं, इनवॉलेंट्री का मतलब जिनके ऊपर हमारा कोई इख्तियार नहीं है, जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने हार्ट की जो एक्टिविटी है या ब्रेन की जो एक्टिविटी है या बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जो परमानेंटली काम करते रहते हैं, सो उनको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री, जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वॉलेंट्री मतलब अगर हमें अपना हाथ हिलाना है, पैर हिलाना है, जबान हिलानी है, सो ये हमारे अपने कंट्रोल पे हैं, इसको हम कमांड देते हैं, तो इसको हम वॉलेंट्री बोलते हैं। ये जो टोटल कंबाइंड फॉर्म में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, इनके लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ओके, अब ये एनर्जी जो हमारे पास आई, जैसा कि मैंने अभी बताया, वो फूड मटेरियल जो हम खाते हैं खाना, उसको तोड़ करके फिर हमें एनर्जी मिलती है। अब जो फूड मटेरियल जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड को हम दो तरीके से जो है वो उसका ब्रेकडाउन होता है। फूड जो हमने खाना खाया है उसको हम दो तरीके से तोड़ते हैं। पहला आता है मैकेनिकल ब्रेकडाउन और दूसरा आता है केमिकल ब्रेकडाउन। मैकेनिकल ब्रेकडाउन में हम क्या करते हैं, हम जब भी कोई खाना खाते हैं, हमने अपने मुंह के अंदर रखा, तो हम अपने दांतों की हेल्प से, जबान की हेल्प से बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। दैट इज अवर मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। नेक्स्ट आता है केमिकल ब्रेकडाउन। केमिकल ब्रेकडाउन आपको पता है, जिसने भी ह्यूमन फिजियोलॉजी से में पढ़ा है डाइजेस्टिव ट्रैक या डाइजेस्टिव सिस्टम, उनको पता है कि फ्रॉम द माउथ थ्रू आउट अवर एलिमेंट्री कैनाल हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन की हेल्प से, डिफरेंट एंजाइम्स की हेल्प से जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनको हम उनके मोनोमर्स में या बेसिक यूनिट में तोड़ते हैं, राइट।
सो वहीं से हम अपनी बात शुरू करते हैं और एक पिक्चर बनाते हैं एज एन इंट्रोडक्शन, एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि रिस्पिरेशन किन किन प्रोसेस के थ्रू होता है। ओके, सो चलें शुरू करते हैं। यहां पर जैसा कि आपने देखा ह्यूमन फिजियोलॉजी में रिस्पिरेशन एंड इंट्रोडक्शन, ये हमारा टॉपिक है। जो बात अभी मैंने आपसे डिस्कस करी ओरली, वही चीज मैंने यहां पे लिखी है कि रिस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। रिस्पिरेशन का मतलब होता है टू गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। जो खाना हमने खाया है उससे हमें एनर्जी निकालने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम रिस्पिरेशन बोलते हैं। अभी जो खाना है वो खाना बनने या बनाने के बेसिस पे टोटल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अर्थ के ऊपर, वो दो तरीके से कैटेगराइज किए जाते हैं। पहला होता है हमारा ऑटोट्रॉफ्स और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफ्स। सबको पता है या जिनको नहीं पता है वो इस चीज को केयरफुली देखें। ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जान है, इंक्लूडिंग प्लांट और बैक्टीरिया, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी के अंदर जो है अपना फूड मटेरियल बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। सबको पता है कि ये प्रोसेस जो होती है ये होती है फोटोसिंथेसिस या केमिकल मैन्युफैक्चरिंग फूड मटेरियल की होती है। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब ये हुआ कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी बॉडी के अंदर अपना फूड मटेरियल बना लेते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। उनके एग्जाम्पल में मैंने यहाँ लिख दिया है, प्लांट होते हैं, एल्गे होते हैं और कुछ तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। खुद बनाते हैं इन द सेंस, ऐसा नहीं कि हम जैसे किचन में गए और हमने अपना खाना बना लिया, अपनी बॉडी के अंदर बनाने का बात मतलब बोल रहा हूं मैं। हेट्रोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है कि जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने फूड मटेरियल के लिए। फॉर एग्जांपल जो जैसे कि हम लोग हैं जो कि सब्जियां खाएं, मीट खाएं, चिकन खाएं, इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम दूसरी चीजों पे डिपेंड होते हैं अपने फूड मटेरियल के लिए। सो उनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स का मतलब क्या हुआ, ईट अदर प्लांट एनिमल फॉर एनर्जी और फूड। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल में डॉग हो गया, फिश हो गया, बर्ड हो गया, ह्यूमन हो गया। आप इसको एक जनरलाइज तौर पे ये समझ लें कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे को खा करके जो है वो अपना फूड प्रिपेयर करता है, मतलब वो डिपेंड है फूड मटेरियल के लिए किसी दूसरे प्लांट या एनिमल पे, तो उनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। ओके, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया फूड का। सो इसका मतलब ये है यहां से कि यही टॉपिक मैंने अभी बताया आपको कि फूड जो है वो प्रिपरेशन के हिसाब से एनिमल को दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया, ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स। अब ये फूड जो है जो हमने खाया, ये जैसे कि अभी मैंने दो चीजें बताई थी आपको कि मैकेनिकल ब्रेकडाउन और केमिकल ब्रेकडाउन। फूड के अंदर होता क्या है, फूड के अंदर जो चार बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसके, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और वाटर। हमने जो खाना खाया है उस खाने में चार मेन चीजें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जिसको लिपिड बोला हमने, और वाटर। ओके, यहां पे ये जो सिस्टम मैं बता रहा हूं आपको, ये रिस्पिरेशन का बैकग्राउंड है जिसको कि हम बोलते हैं डाइजेशन। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि डाइजेशन जो है वो दो तरीके से होता है, एक होता है मैकेनिकल और एक होता है केमिकल। ओके, मैकेनिकल डाइजेशन जो है वो चीविंग होता है, जिसको हम चबाना बोलते हैं, दांत और जबान की हेल्प से अपने माउथ के अंदर। सो उसमें क्या होता है कि जो बड़ा जो निवाला होता है या बड़ा बोलस होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, सो उसको हम छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, इसको हम चीविंग बोलते हैं और ये मैकेनिकल डाइजेशन के अंडर आता है। दूसरा आता है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में आपको पता है फ्रॉम द माउथ थ्रू एलिमेंट्री कैनाल, हमारे पास जितने भी ऑर्गन्स हैं उसमें जैसे लीवर हुआ, हमारा स्टमक है और माउथ है, तो इसमें जो है क्या होता है कि बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और वो एंजाइम्स जो हैं पर्टिकुलर अपने फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, वाटर के लिए नहीं बट इन तीन मेन के लिए जो है वो डिफरेंट एंजाइम्स इनको उनके मोनोमर्स में तोड़ देते हैं। मोनोमर का मतलब ये हुआ कि इनकी बेसिक यूनिट।
ओके, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अभी हम डिस्कस कर लेंगे। सो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हो गया। अब ये हमने खा लिया, इसको हमने क्या किया, डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट की जो मोनोमर्स होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, इसमें ये टूट जाता है। प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में टूट जाता है और लिपिड जो है वो फैटी एसिड में टूट जाता है और वाटर जो है एज इट इज एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, यहां तक तो बात क्लियर हो गई हमारी कि हमें खाने की ज़रूरत क्यों है। उसके हिसाब से हमने ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब हमने ये देखा कि जो खाना खाया हमने उसका होता क्या है, जिसमें कि हमने ये चेक कर लिया कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और वाटर ये अपने मोनोमर्स की यूनिट में टूट जाते हैं। और जब ये टूट जाते हैं तो आपको पता है कि इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में, इनका जो ये टूटा हुआ पार्ट है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर हैं। प्रोटीन ये अमीनो एसिड में टूट जाता है, लिपिड्स जो है वो फैटी एसिड में टूट जाता है और वाटर ये हमारा इंटेस्टाइन में, बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में ये एब्जॉर्ब हो जाता है। राइट, एब्जॉर्ब होकर के, एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या हुआ कि ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया और ब्लड से फिर ये चीजें जो हैं ये थ्रू आउट पूरी बॉडी में जो है वो हर एक सेल में जो है जा करके पहुंच जाती हैं। राइट, सो इसी कॉन्सेप्ट को अब हम आगे बढ़ाते हैं। होप कि यहां तक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम यहां से हमारा रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू होता है इनके एब्जॉर्प्शन के बाद। सो चलिए उसको चेक करते हैं। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने ये देखा कि जब हमारा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है उसमें हमने जो खाना खाया था, फूड मटेरियल, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड ये अपने मोनोमर में टूटते हैं, दैट इज ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड। अब इनका होता क्या है, इसी प्रोसेस को हम पढ़ने जा रहे थे कि ये जो हमारे पास डाइजेशन में जो फूड मटेरियल होता है वो अपने बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड में टूट जाता है फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं ये डाइजेशन के बाद, तो इनका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। इनका होता है एब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन में क्या होता है, अब्जॉर्प्शन में आपको पता है कि जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें विलाई एक स्ट्रक्चर होता है, उसकी सुपरफिशियल जो लेयर है उसमें विलाई एक प्लूरल फॉर्म है और इसका सिंगुलर जो होता है उसको हम बोलते हैं विलस। ओके, विलस जो होता है ये इसका सिंगुलर फॉर्म है। ये क्या होता है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे होते हैं, करीब 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं और यहीं से क्या होता है, इनका एब्जॉर्प्शन होता है। इनमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं इसके अंदर और इसी के थ्रू जो है वो ये जो हमने मोनोमर्स में तोड़े हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड, इन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ये एब्जॉर्ब हो जाता है और एब्जॉर्ब हो करके क्या होता है कि थ्रू आउट पूरी बॉडी में सारी सेल्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्लियर। अब जब अब ये हमारे पास ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड पहुंचा, ये डिफरेंट जो है वो रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। खाने में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, ग्लूकोज, प्रोटीन, लिपिड, वाटर, ये जितना भी है इनका अपना एक काम होता है, अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के अंदर। इन सब से एनर्जी नहीं मिलती है, उनका अपना एक काम होता है जिसको कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया। फॉर एग्जाम्पल जो ग्लूकोज होता है कार्बोहाइड्रेट से मिला, ये फर्दर एनर्जी में कन्वर्ट होता है एटीपी के फॉर्म में, एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले टाइम पे। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिस्पिरेशन, जहां पर इस ग्लूकोज से हमें एटीपी मिल रहा है, कन्वर्ट कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हमें रिस्पिरेशन बोलते हैं और इसी को हमें पढ़ना है।
इसके अलावा प्रोटीन जो है वो टूट करके अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड जो है वो भी ब्लड में जब विलाई के थ्रू या विलस के थ्रू जो है वो अब्जॉर्ब होता है, ब्लड में पहुंचता है, पूरी बॉडी में पहुंचता है ब्लड के थ्रू। क्योंकि आपको पता है ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब पूरी बॉडी को जो है वो कनेक्ट करता है, उसकी सप्लाई बॉडी के हर पार्ट में है। अमीनो एसिड ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, मसल्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हमारी बॉडी में जितनी भी मसल्स हैं उनके लिए उनको बनाने में अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है। इसीलिए अमीनो एसिड का जो मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर वो होता है ग्रोथ। इसीलिए इनको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोलते हैं। लास्ट आता है हमारे पास लिपिड। लिपिड जो है वो अपने मोनोमर फैटी एसिड में टूटता है। फैटी एसिड क्या होता है, ये इनिशियली हमारी बॉडी में एज इट इज जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, इसका कोई काम नहीं है शुरुआती टाइम पे। ये क्या होता है, सिंपली डिपॉजिट ऑन टिश्यूज के ऊपर जाकर के डिपॉजिट हो जाता है फैटी एसिड। जिन टिश्यूज पे ये डिपॉजिट होता है उसको हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यू, और इसका काम क्या होता है, एनर्जी स्टोरेज का। आपको पता है कि जैसे कि हम अपने घरों में भी क्या करते हैं, हम खाने का जो सामान होता है वो स्टोर करते हैं, गेहूं दाल चावल जो भी है उनको हम स्टोर करते हैं। स्टोर क्यों करते हैं, ताकि इमरजेंसी की सिचुएशन में हमारा जो क्या कहते हैं उसको, जो टर्न बना हुआ है या जो प्रोसेस में हमारा कंजप्शन है, अगर उसमें कभी कोई दिक्कत होती है तो हमें इमरजेंसी में वो चीज़ हम यूज़ कर सकें। वही चीज़ हमारे पास फैटी एसिड का भी है कि ये जिन टिश्यूज़ पे स्टोर होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, उनको हम एडिपोज टिश्यू बोलते हैं, और इनका काम क्या होता है, एनर्जी स्टोरेज का। कभी मान लीजिए आपको खाना नहीं मिला, अब ऐसा हमें भी पता है कि कभी कभी क्या होता है कि हमें खाना नहीं टाइम से नहीं खा पाए हम, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि हमारे फिर भी हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो तो चल रही है ना, हार्ट हमारा काम कर रहा है, ब्रेन हमारा काम कर रहा है, हम चल फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सारी चीजें हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब आपने खाना तो खाया नहीं, खाना नहीं खाया मतलब आपकी बॉडी के अंदर रिस्पिरेशन के थ्रू एटीपी का जनरेशन हुआ नहीं, तो हमारे पास एनर्जी कहाँ से आ रही है, वो एनर्जी हमारी यहीं से आती है, जिसको हमने एनर्जी स्टोरेज के लिए इमरजेंसी में यूज़ किया था, डिपॉजिट किया था फैटी एसिड के थ्रू। वो फैटी एसिड जो है वो टूटता है और हमें फिर वहाँ से एनर्जी मिलती है, राइट। ये सेपरेट कॉन्सेप्ट है, इसको ये ऐसा ही नहीं है कि बस इतना सा ही है, इसको हम फर्दर जो है वो कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे कि जब फैटी एसिड जो है वो एनर्जी देता है तो उसका प्रोसेस क्या होता है, कितनी एनर्जी मिलती है, उसके बाई प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये चीज़ हम वहाँ पे चेक कर लेंगे। इस टॉपिक पे बस आपको इतना ही समझना है कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड था वो अपने मोनोमर ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड में टूट गया। जैसे ही ये टूटा तो इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, वो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ मैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली जो है वो होता है, और जो बचा हुआ पार्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है, राइट। लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली वाटर का जो है वो एब्जॉर्प्शन होता है, और जो मेनली जो यहाँ से बच जाते हैं उनका हो जाता है, अदरवाइज ये सारा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम विलाई बोलते हैं, और एक जो होता है उसको विलस बोलते हैं। 1 mm उसकी लेंथ होती है, और ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ब्लड सप्लाई होती है। तो ये जब एब्जॉर्ब होता है तो ये ब्लड में हमारा ये सारा मटेरियल जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड होता है मिलता है, और ये फर्दर थ्रू आउट पूरी बॉडी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट था हमारा कि हमारे पास हमारी जो रिक्वायरमेंट है रिस्पिरेशन के लिए वो हम तक मिल गई। अब हम बात करते हैं कि रिस्पिरेशन जो है वो कितने तरीके का होता है। रिस्पिरेशन 2 तरीके का होता है, एरोबिक और एनारोबिक।
एरोबिक और एनारोबिक। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, एरोबिक जहां पे एयर की जरूरत पड़ती है, एयर का मतलब ऑक्सीजन। सो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, जैसे कि हम लोगों में है, हमें सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, ये ऑक्सीजन अंदर जाती है थ्रू आउट ब्लड, जो है ब्लड में मिल करके इस ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करती है। तो ये हमारा, जैसे कि आपको मैं मतलब मोटे तौर पे मैं बता देता हूं कि ये ह्यूमन रेस्पिरेशन हमारे लिए एरोबिक रेस्पिरेशन है। दूसरा आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि किस में होता है, फंगस में, बैक्टीरिया में और आर्किया। ये 3 कैटेगरीज हैं यहां पर, जिनमें कि नॉर्मली हम एनारोबिक रेस्पिरेशन देख सकते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में कुछ पॉइंट्स होते हैं मेनली जिनको आपको याद रखना है। पहली चीज तो ये है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में कम एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, लेस एनर्जी मिलती है एनारोबिक में। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड हैं कि इसमें लेस एनर्जी हमें मिलती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, अगर आप कंपेयर करें कि एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। दूसरा, ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल होता है। आपको पता है सेल के अंदर जो लिक्विड होता है इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। बेसिक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, तो उसमें सबको पता है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ये जो फंगस है ईस्ट, इनमें जो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसकी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। जैसे कि, और इसका बाई प्रोडक्ट क्या होता है, अल्कोहल। अल्कोहल की जो प्रोडक्शन होती है वो फर्मेंटेशन के थ्रू होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, या कि दूध से दही जो बनता है सबको पता है, वो भी एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसको कि हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और ये होता है अल्कोहल फर्मेंटेशन। ओके, फर्मेंटेशन जो होता है ये भी अपने आप में एक टॉपिक है पढ़ने के लिए सेपरेट तौर पे, तो इसको हम अलग से देख लेंगे। फिलहाल चूंकि मेरा जो टॉपिक है आज का वो है रिस्पिरेशन, बट मैंने इसको इसीलिए एक सेपरेट वीडियो में मैं इसको कोशिश कर रहा हूं कि कंसाइज कर सकें, ताकि आपको एक रिस्पिरेशन का जो बैकग्राउंड होता है या रिस्पिरेशन पढ़ने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए। देखिए होता क्या है, सबको पता है रिस्पिरेशन में ब्रीदिंग आती है, ग्लाइकोलिसिस हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया, ETS हो गया, ये सबको पता है। और उसके अलावा जो ब्रीदिंग के बाद जो है वो आपको पता है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ हीम में कंबाइन करके जो है वो थ्रू आउट ब्लड के थ्रू सारी सेल्स में जाती है, और सारी सेल्स में इस ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करती है। एटीपी में कन्वर्ट करने की 3 साइकिल्स होती हैं, ग्लाइकोलिसिस हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया, और ETS हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, राइट। तो उसको तो हर स्टूडेंट को पढ़ना ही है, लेकिन मेरे ये वीडियो बनाने का जो कॉन्सेप्ट है मेरा, या इसके पीछे का जो आइडिया था कि कंफ्यूजन न रहे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थोड़ा सा पढ़ने में कमज़ोर हैं उनको बड़ा मिक्सअप हो जाता है कि कैसे जो है वो शुरू करें किसी चैप्टर को। सो जैसा कि मैंने अभी बताया कि हर स्टेप को हम सेपरेटली पढ़ेंगे, बट इस चैप्टर से आपको एक आइडिया मिल रहा है कि हमें जो है वो कहां से हमने शुरू किया है अपने इस चैप्टर को, राइट। सो ये हो गया हमारा एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, जैसे कि एक मोटे तौर पे हम ये समझते हैं जैसे हमारे अंदर है, हम ऑक्सीजन लेते हैं तभी हमारा रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, किन में होता है, फंगस, बैक्टीरिया और आर्किया। फंगस में जो ईस्ट है बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है, क्योंकि ईस्ट का यूज करते हैं हम दूध को दही बनाने में, और अल्कोहल का जो प्रोडक्शन होता है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं, राइट। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट चीज देखते हैं। सो अभी तक हमने जो है
वो ये चेक कर लिया कि हमारा जो ग्लूकोज था उससे हमें एटीपी मिलनी है, और उसके लिए हमें ज़रूरत क्या है, क्योंकि हम एरोबिक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हैं इसलिए हमें चाहिए ऑक्सीजन। अब हम चेक करने जा रहे हैं, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं हम और उससे समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी वो एक बैकग्राउंड था कि इससे आपको एक काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी क्लियर हो गई हैं और आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि रेस्पिरेशन कहाँ से शुरू होता है, उसकी ज़रूरत क्या है, कैसे हम फूड को ब्रेक डाउन करके उससे उनके मोनोमर लेते हैं, मोनोमर से फिर हम डिफरेंट जो है वो एक्टिविटीज़ में वो मोनोमर्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट से मिला और वो हमें एनर्जी प्रोडक्शन में यूज़ हो गया, प्रोटीन से हमें एमिनो एसिड मिला जो कि हमारे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके अलावा लिपिड से हमें क्या मिला, फैटी एसिड मिला जो कि हमारा रिजर्व फूड मटेरियल होता है, रिजर्व एनर्जी सोर्स होता है जो कि एडिपोज टिश्यू के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। और जब हमारे पास जो है वो स्टारवेशन की कंडीशन में हमने खाना नहीं खाया या किसी ऐसी कंडीशन में कि हमने फूड का इंटेक नहीं किया, उस कंडीशन में ये एडिपोज टिश्यू के ऊपर जो है जो स्टोरेज फूड मटेरियल है ये दोबारा से केमिकल ब्रेकडाउन के थ्रू जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, इसके बाद अब हमें जो देखना है वो देखना है रिस्पिरेशन की प्रोसेस। रिस्पिरेशन की प्रोसेस जैसा कि आपको पता है अभी हमने डिस्कस किया, एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं और यहीं पे इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। फ्लो चार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, देखें हमारे पास क्या है, आपको पता है कि हमारा जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। इस एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहली चीज आपको पता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन होता है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन जो है आपको पता है कि ये आता है हमारा ब्रीदिंग। सबसे पहली चीज है रिस्पिरेशन शुरू कहां से होता है, रिस्पिरेशन शुरू होता है गैसवस एक्सचेंज से, मतलब कि जो ऑक्सीजन एयर का इनटेक और जो इनहेल और एक्सेल जो होता है कि हमने सांस अंदर ली और सांस बाहर छोड़ी, इस प्रोसेस से हमारा रिस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। इसकी जरूरत क्यों है, जैसा कि मैंने अभी बता दिया, जो ह्यूमन रिस्पिरेशन होता है वो एरोबिक रिस्पिरेशन होता है, इसीलिए हमको ऑक्सीजन की जरूरत है। और ऑक्सीजन हमें कहां से मिलेगी, ब्रीदिंग से मिलेगी, हवा के अंदर लेने और बाहर छोड़ने से। ब्रीदिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है आपको पता है, इसमें दो चीजें होती हैं, ऑक्सीजन का इनहेल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल होता है। ओके, ऑक्सीजन हमने अंदर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड हमने बाहर छोड़ा, ये कॉन्सेप्ट होता है ब्रीदिंग का हमारे पास। अब ब्रीदिंग में जो है, जो हमारे पढ़ने के लिए है, इसी के हिसाब से ही हम अपना रेस्पिरेशन कंप्लीट करेंगे। ब्रीदिंग अपने आप में एक कंप्लीट प्रोसेस है, अपने आप में एक फुल कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपका रिब केज इन्वॉल्व होता है, रिब मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, उसके अलावा आपको लंग्स की और फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ योर नोज, यहां से हमारा नोज के बाद क्या आता है, फेरिंग्स आता है, लैरिंग्स आता है, एपिग्लोटिस हुआ, ट्रैकिया हुआ, और ट्रैकिया के बाद हमारा ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोलस, और आगे जाकर के लंग्स में कन्वर्ट हो जाता है और वहां पर आ जाते हैं एल्वियोलाई। ये पूरा हमें पढ़ना है किस कॉन्सेप्ट के अंदर, ब्रीदिंग के अंदर। अब ब्रीदिंग में क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया, ऑक्सीजन का इनहेल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल होता है। यहां पर ब्रीदिंग के बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है लंग्स में। लंग्स में जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज।
ओके लंग्स में हमारा क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। आपको पता है ऑक्सीजन आपने एटमॉस्फेयर से ली, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में होता है, तो वहां पर लंग्स में इनका एक्सचेंज होता है। ये एक्सचेंज जब होता है तो यही चीज है, ये कार्बन डाइऑक्साइड आपकी फेफड़ों में आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे आ जाएगा, ये लंग्स में आ जाएगी, और ऑक्सीजन कहां चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन करता है विद हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगा, और कंबाइन करके ब्लड के थ्रू, क्योंकि हीमोग्लोबिन कहां प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ब्लड में, और जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बॉडी में, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑल बॉडी सेल्स, बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं उसमें ये ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन जो है वो बॉडी की सारी सेल्स में ब्लड के थ्रू ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसी टॉपिक्स ये जो मैं लिख रहा हूं यहां पर, ब्रीदिंग, लंग्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, उसके बाद हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का कंबाइन होना और बॉडी की सारी सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होना, यही कॉन्सेप्ट है हमारा रिस्पिरेशन का, और इसको ही हमें सेपरेट डिटेल में स्टडी करना है। ओके अब हमारे पास क्या हुआ, ये ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके सारी बॉडी सेल्स में पहुंच गया। ओके अब बात आती है यहां पर रिस्पिरेशन की। यहां पर अब ये कॉन्सेप्ट आता है रिस्पिरेशन का, जिसमें कि 3 तरीके की, अब ये क्या हुआ, ये ऑक्सीजन हमारा आ गया सेल के अंदर, और सेल के अंदर हमारे पास 3 तरीके की प्रोसेसेस होती हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये कहां होता है, ये हमारी सेल्स में होता है। ग्लाइकोलिसिस जो है आपको पता है ये सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। क्रेब्स साइकिल ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस। सो रिस्पिरेशन में हमारे पास, और यहीं पर जो है ये जो हमारा ग्लूकोज था, ये प्रोसेस क्या है तीनों, इन प्रोसेस के थ्रू ही हमारा ग्लूकोज से हम एटीपी बनाते हैं। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसको ईटीएस भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ई, टी और एस। ग्लाइकोलिसिस सेल के साइटोप्लाज्म में हुआ, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के जो मैट्रिक्स होता है उसमें होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसको ईटीएस बोलते हैं। और इन्हीं तीनों प्रोसेस के थ्रू जो ग्लूकोज हमने पहले पढ़ा अभी कि कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज और ग्लूकोज से एटीपी, तो वही ग्लूकोज इन्वॉल्व होता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये प्रोसेस शुरू होती है और एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट था। अब अगर हमें रिस्पिरेशन पढ़ना है तो हमें कैसे पढ़ना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ब्रीदिंग पता होना चाहिए, उसके बाद लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है वो पता होना चाहिए। तीसरा कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन कंबाइन कैसे करते हैं। उसके बाद 4, 5 एंड 6, 4 ग्लाइकोलिसिस, 5th हमारा क्रेब्स साइकिल है और 6th हमारा ईटीएस है। ईटीएस में ही, ईटीएस जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसके लास्ट में ही ये जो ऑक्सीजन हमने यूज की है यहां पर, ये ऑक्सीजन जो है वो H+ आयन के साथ जो है ये कंबाइन करती है और यहां से H2O बना देती है, और ये वाटर जो है हमारा
बॉडी से जो यूज होना होता है वो यूज हो जाता है, बाकी यूरिन के फॉर्म में अलग हो जाता है। बॉडी से हम इसको बाहर निकाल देते हैं यूरिनेशन के थ्रू, राइट। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट था कि अब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये जो ऑक्सीजन हमने यहाँ पे लिया वो कहाँ गया। ये हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में लास्ट में ये ऑक्सीजन H+ आयन के साथ कंबाइन करके क्या बना देता है, वाटर बना देता है, और ये बॉडी में जितना हमें ज़रूरत होती है बॉडी के अंदर वाटर की उसको हम यूज़ करते हैं, और जो एक्स्ट्रा होता है वो यूरिनेशन के थ्रू हम बॉडी से बाहर कर देते हैं। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट था रिस्पिरेशन का। और अब जो है हम रिस्पिरेशन को इसी हिसाब से पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6। ये 6 स्टेप्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, और इसके हिसाब से ही हम अपना रिस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करेंगे। ओके, सो होप आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई होगी। जो इंट्रोडक्शन मैंने बनाया, ये वीडियो जो मैंने आज बनाया है आपके लिए रिस्पिरेशन में, सो यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि रिस्पिरेशन को पढ़ने के लिए हमें किन किन स्टेप्स को पढ़ना चाहिए, रिस्पिरेशन का बैकग्राउंड क्या है, जिसमें हमने फूड मटेरियल की बात करी, थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करी, रिस्पिरेशन कितने तरीके का होता है, एरोबिक और एनारोबिक, उसमें बात करी। उसके अलावा जो है वो ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स और इस तरीके की चीज़ें, जब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में विलाई के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है मोनोमर्स का, सो ये सारी चीज़ें हमने चेक की। अब हम इन्हीं कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपना रिस्पिरेशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो इस पे जैसे ही हम 1 by 1 इनके वीडियोस में इनको चेक करेंगे, टिल देन आप लोग जो है वो समझिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, सो आप कमेंट करके जो है वो बता सकते हैं, और कोशिश करिए इनको लर्न करने की, जहाँ से भी आपको इंफॉर्मेशन मिले, नॉलेज मिले। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ एंड में कि कॉन्सेप्ट आप अपना क्लियर कीजिए किसी भी टीचर के थ्रू, जहाँ से भी आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सके। सो कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं तो उसमें कभी भी अपने कॉन्सेप्ट को अधूरा मत छोड़िए। जो भी है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आप उसको कोशिश ये करें कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, सो टिल देन